इस वीडियो में साइंस टेक्नोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था 13 नंबर का क्वेश्चन जो आया हुआ है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में पूछा गया है, सास के बारे में पूछा गया। सास चर्चा में था बहुत ज़्यादा। सास क्या काम करता है? सास एक्चुअली कस्टमाइज करता है यूज़र इंटरफेस को और चेंज करता है डेटा फील्ड्स को। जैसे आपने देखा होगा गूगल सीट, देखा होगा गूगल सीट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, हॉटमेल, आउटलुक, याहू, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो आता है एक भेजेगा, दूसरा आप भेज सकते हैं। आप चेंजेस नहीं कर सकते, डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। तो ये गया और ये गया। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, ये एक प्रकार का जो इसको खरीदते हैं, जो इसको यूज़ करते हैं, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं इंटरफेस को, डेटा चेंज कर सकते हैं और अपनी मोबाइल डिवाइस के थ्रू पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने चीज़ें इकट्ठा करके रख दी हैं। ठीक है, यहाँ गूगल वर्कशीट, ड्रॉप बॉक्स, सेल फोर्स, ठीक है, उसके अलावा वेब एक्स, कानपुर, गो टू मीट, ये सब जो हैं सास के एग्जाम्पल है। और पास के एग्जाम्पल ये सब हैं। सास और पास दो चीज़ होती है, तो पास के एग्जाम्पल ये हैं, सास के एग्जाम्पल ये हैं। आगे बढ़ते हैं। वेब 3.0 के बारे में पूछा गया है। वेब 3.0, वेब 3.0 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देखो वेब 3.0 की खास बात यही थी कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अभी तक जितना हम लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हैं उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। वेब 3.0 एक इंटरनेट का ऐसा डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जो कि जो 1.0 और 2.0 का जो वेब वर्जन था उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, प्राइवेट मोड में होता है और बहुत सिक्योर होता है, चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहले की बात करें, दूसरे की बात करें तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा सही है, तो ये सही है, ये सही है, या सही। ऑप्शन नंबर सी केवल गलत होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर एक की। ये जो लोगों को अलाउ करता है अपने डेटा पर कंट्रोल के लिए, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, लोगों को अलाउ करता है, प्राइवेट होता है, बहुत सिक्योर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो पहला सही हो गया और चौथा सही हो गया। ठीक है, दो बचे, बी भी उड़ गया। अब बात करते हैं कि ये कलेक्टिवली ऑपरेट किया जाता है या किसी कॉपरेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है, ये भी सही है कि ये कलेक्टिवली ऑपरेट किया जाता है। ये कलेक्टिवली ऑपरेट किया जाता है, किसी कॉरपोरेशन के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो यानी कि तीन के तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट है सी को लेके, थर्ड को लेके। ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये अभी तक जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, कलेक्टिवली ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में पूछा गया है। फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, जब मिसाइल्स को लॉन्च करें ऐसे कि उसका ऑर्बिट पहले फिक्स कर दें कि हाँ भाई ऑर्बिट पर्टिकुलर एक्स जगह पे जा रहा है, लेकिन ऊपर उड़ते ही उसका, जब ऊपर किसी पर्टिकुलर ऊंचाई पे रहे तो उसके बाद उसका ऑर्बिट चेंज कर दें। ठीक है, ऑर्बिट चेंज करके उसको पर्टिकुलर टारगेट पे जाके जो है हिट करवा दें। तो जब तक वो हिट नहीं करेगा टारगेट पे, जब तक टारगेट पे हिट नहीं करेगा तब तक आप ये जान नहीं सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, ये मिसाइल जो है वो किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है। ये अपना डेस्टिनेशन रिवील नहीं करता है, टारगेट लोकेशन रिवील नहीं करता है। ये इसकी खास बात होती है फ्रिक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का। तो ये जो है एक प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं। ये मिसाइल्स होती हैं जो अपने ऑर्बिट में पहले स्टेबल रहती हैं और डी ऑर्बिट होने से पहले जो है अपने टारगेट को हिट करने से पहले अपना लोकेशन जो है डिस्क्लोज नहीं करती हैं, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चाहे तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैंने चीज़ें इकट्ठा करके आपके यहाँ रख दी हैं। क्यूबिट के बारे में पूछा गया है। क्यूबिट क्या चीज़ है? क्यूबिट, क्यूबिट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यूबिट, क्यूबिट मतलब क्वांट, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, क्वांटम सुपरमेसी से रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्यूबिट, क्यू फॉर क्वांटम, बिट मतलब जो बिट्स चलते हैं। तो क्वांटम बिट्स के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पूछा गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा गया है कि शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज कौन सी है। शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज कौन सी है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, हाँ बिल्कुल ये भी शॉर्ट रेंज है। RIDF ये भी शॉर्ट रेंज है। जो है क्लोज सर्किट टेलीविजन ये भी है। तो ये तीन के तीनों जो है ये शॉर्ट रेंज है। ठीक है, RIDF का एग्जाम्पल आप देखते होंगे कहाँ पर, फास्टैग में।
जब आप गाड़ी टोल पे लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे RIDF टेक्नोलॉजी लगी होती है, RIDF, रेडियो आइडेंटिफिकेशन डिफेंस एंड डिफेक्स आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो RIDF टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है सारी चीज़ें टोल पे काम करती हैं। तो ये तीन के तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बायोफिल्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, बायोफिल्म्स के बारे में। तो बायोफिल्म्स के बारे में पहला क्वेश्चन है कि क्या इसको मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए ह्यूमन टिश्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं? क्या बायोफिल्म्स फॉर्म कर सकता है मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बायोफिल्म्स फूड को फॉर्म कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। फूड में फॉर्म हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और फूड प्रोसेसिंग जो सर्विसेज होती हैं उस पर भी बायोफिल्स प्रोड्यूस हो सकता है, तो दूसरा भी ऑप्शन सही है। क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है? बिल्कुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बहुत हो रहा है इस टाइम। बैक्टीरियल बायोफिल्म जितने भी हैं उसके चलते बहुत सारे क्रोनिक इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, कैंसर बहुत सारे लोगों को हो रहा है इसके चलते। ठीक है, तो बायोफिल्म्स जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। तीन के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है, प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और ईस्ट से बने होते हैं? हाँ, बिल्कुल प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और ईस्ट से बने होते हैं। और आपके डेली फूड में आपने आपने प्रोबायोटिक्स को खाया होगा, दही वगैरह खाते हैं, भिंडी वगैरह खाते हैं, वो सब प्रोबायोटिक्स उसमें होती हैं। और नेचुरली आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स उत्पन्न होता है, नेचुरली आपके बॉडी में, आपके गट्स में अकर होता है ये प्रोबायोटिक्स। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो पहला दूसरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दे डू नॉट नेचुरली अकर इन गट्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे लिखा है नहीं उत्पन्न होता है, जबकि मैंने बताया कि उत्पन्न होता है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ये गया और ये गया, पहला बचा और तीसरा बचा। और डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, तो ये बिल्कुल सही बात है, प्रोबायोटिक्स बिल्कुल हेल्प करता है डाइजेशन में। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रोबायोटिक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको माइक्रोबायोम्स के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोबायोम्स के नाम से प्रोबायोटिक्स को जाना जाता है। अगला कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में पूछा गया है, जो वैक्सीन्स बनाए गए हैं, वैक्सीन्स के बारे में क्वेश्चन निकला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पॉसिबिलिटी भी थी। तो पूछा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है, जिसको कोविडशील्ड के नाम से जाना जाता है, क्या उसमें एमआरएनए प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है? क्या एमआरएनए प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है? तो इसमें जो जवाब है कि गलत बात, ये जो है एमआरएनए का यूज़ नहीं किया गया है। कोविडशील्ड, स्पुतनिक बी 5, इन दोनों में जो है ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स हैं। ये जो है किसी प्रकार से एमआरएनए यूज्ड वैक्सीन्स नहीं हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि ये क्या स्पुतनिक बी 5 वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया गया है वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का? हाँ, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसके अलावा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस का यूज़ किया गया है, बिल्कुल इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस का यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है सोलर स्टॉर्म के बारे में, सोलर फेयर्स के बारे में पूछा गया है। एलिमिनेशन प्रोसेस से इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। सोलर फेयर का कहीं भी रिलेशन नहीं है सुनामी को लेकर, सुनामी सोलर फेयर से नहीं आता है, सुनामी सोलर फेयर से नहीं आता है। सुनामी मून के जो है साइकिल से आता है, तो सुनामी कभी भी सोलर फेयर से नहीं आता है। तो दो गया तो दो गया, तो ये गया और ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता था। बी एन टी सेल्स के बारे में पूछा गया है, बी एन टी सेल्स के बारे में पूछा गया है। बी एन टी सेल्स का क्या रोल है? बी एन टी सेल्स का काम है इम्यून सप्रेशन में, इम्यून सप्रेशन में जो है इम्यूनो सप्रेटेंट के तौर पे बी एन टी सेल्स का यूज़ किया जाता है। कैंसर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बी एन टी सेल्स का, तो इम्यून सिस्टम के लिए बी एन टी सेल्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ह्यूमन बॉडीज़ में इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए जो है बी एन टी सेल्स का यूज़ किया जाता है। जो बी सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स में होती है और इन्वेड करती है पैथोजेंस का। और टी सेल्स जो होता है वो कैंसर सेल्स को मारते हैं, वाइप आउट करते हैं कैंसर सेल्स को टी सेल्स। ठीक है,
आगे बात करते हैं, नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन क्या है? नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया है कि नेचुरली अकर नहीं करते हैं क्या नैनो पार्टिकल? गलत है, नेचुरली मिलते हैं। पता नहीं लाखों करोड़ों नैनो पार्टिकल्स हमारे बॉडी से आगे इधर उधर होते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। पहला गया तो ये गया और सी गया। अब बचा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, सी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इसमें पूछा गया है कि नैनो पार्टिकल्स जो है वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स में जो है यूज़ किए जाते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए सेफ़ नहीं है, ह्यूमंस के लिए सेफ नहीं है। तो बिल्कुल बहुत सारा ऑल अराउंड है, बहुत सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं हम लोग जो है यूज़ करते हैं, बेटर यूवी प्रोटेक्शन करते हैं, डीपर स्किन पेनिट्रेशन करते हैं। हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, सी सही है। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट में हम इसका यूज़ करते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी, और जो है इसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सी तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा। दूसरा बात कर लेते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटली नुकसान भी पहुँचाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए बार कोडिंग के बारे में पूछा गया। डीएनए बार कोडिंग का एप्लीकेशन पूछा गया है कि क्या एप्लीकेशन है। तो डीएनए बार कोडिंग का एप्लीकेशन एज से नहीं है। एज जानने के लिए आप कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, ना कि डीएनए बार कोडिंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो इसलिए ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये डिस्टिंग्विश करता है स्पीसीज जो सेम सेम दिखते हैं। सेम सेम दिखने वाले स्पीसीज के बीच में अगर भेद करना है तो आपको डीएनए बार कोडिंग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो दूसरा सही है तो तीसरा भी सही होगा, क्योंकि तीसरा ऑलरेडी यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अनडिजायरेबल जो एनिमल और प्लांट हैं, अगर उनके फूड प्रोसेसिंग में जो कुछ जो अनचाहे मटेरियल्स आ गए, उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको डीएनए बार कोडिंग करनी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशंस क्या है डीएनए बार कोडिंग के। ठीक है, फूड ऑथेंटिफिकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं डीएनए बार कोडिंग, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड था हमारा। ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे एसिड रेन के बारे में दिया हुआ है। एसिड रेन का मेन कारण पूछा गया है। एसिड रेन का मेन कारण क्या है? तो एसिड रेन का मेन कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन का कहीं लेन देन नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कहीं लेन देन नहीं है। एक्सेसिव जो है किसका हो जाता है, किसके एक्सेसिव हो जाने से एसिड रेन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के एक्सेस होने जाने से जो है एसिड रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और चौथा सही है, यानी कि माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। साइंस टेक्नोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए। रिमेनिंग बचे हुए ज्योग्राफी, इकॉनमी, उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो अभिषेक सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, करेक्शन के बारे में मैंने पहले बताया कि कमेंट सेक्शन में आपको करेक्शन बता दी जाएगी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो।